नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। इस वक्त अमित शाह, मैं बोलूंगी कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट ही हैज हेल्थ इश्यूज। कई बार उठने बैठने में भी दिक्कत हो जाती है बिकॉज यू आर हैविंग बैक टू बैक रैलीज। दिन में रैलीज कर रहे हैं, देर रात तक बैठकर सभाएं हो रही हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, हर बूथ की मैनेजमेंट देखी जा रही है। बैक टू बैक जो चल रहा है, आई मीन हैट्स ऑफ। बट इस वक्त मैं ये बोलूंगी बीजेपी ने पूरी अपनी जान लगा रखी है, तो टीएमसी वाले भी पीछे नहीं है, वो भी लगे हुए हैं पूरा, धमकियों के साथ ही सही पर लगे हुए हैं पूरा। अभिषेक बैनर्जी का बयान आज वायरल हो रखा है, उसके ऊपर मैं सेपरेट शो करूंगी। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है। 60 to 70% ऑफ द वोटर्स के साथ में घपलेबाजी, फेज 2 में जो 60 to 70% वोटर्स हैं, दैट्स द मतुआ कम्युनिटी, जिनके साथ घपलेबाजी करने की कोशिश कर रही थी ममता बनर्जी फॉर्म 7 के थ्रू। इलेक्शन कमीशन में गई, फॉर्म 7 सबमिट किया और एक गेम चलाने की कोशिश की जा रही थी। पर उस पे क्या हुआ आगे वो मैं बाद में बताऊंगी। साथ के साथ भागलपुर में एक अधिकारी की गोली मार के हत्या कर दी गई है। मैंने पहले ही कहा था फेज 2 विल नॉट बी सिंपल, इज द टीएमसी डोमिनेटेड फेज। टीएमसी का यहाँ पे दबदबा रहा है हमेशा से। हमारे साथ जुड़े हुए विनोद कुमार शुक्ला सर, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। सर, ये मतुआ कम्युनिटी कौन होती है, क्योंकि कई बार चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी होता है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे फेज 2 और फॉर्म 7 क्या है उसके ऊपर। जी। देखिए गायत्री जी, मतुआ कम्युनिटी जो है वो एससी कम्युनिटी है और इनका ये ज्यादातर माइग्रेट होकर के बांग्लादेश से आए हैं और एससी कम्युनिटी होने के कारण वहां से परसिक्यूटेड हैं और सीएए में इनको नागरिकता देने की बात कही जा रही थी। सीए लागू हो गया है, लेकिन उसमें भी ममता बनर्जी के लोगों ने कुछ टेक्निकल इश्यूज करके इनको कंफ्यूज कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसी कंफ्यूजन के कारण बहुत सारे मतुआ लोग जो हैं वो बीजेपी से हट करके उन ममता बनर्जी के पास गए थे। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी और ये जो जिसको आप कहिए कि ममता बनर्जी का जो खुराफात करने का जो उनकी काबिलियत है वो बहुत ज्यादा है और वो लगातार करती रहती हैं। तो इस तरह से अभी चल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद मतुआ के बीच भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनको बताने की कोशिश कर रही है कि आप नागरिकता लीजिए, जो भी तरीका वो हो। कहा उनको ये गया था कि आप जैसे ही सीए में जाइएगा आपकी नागरिकता पुरानी खत्म हो जाएगी, आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसको लेकर के कंफ्यूज किया जा रहा है। ये परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, बांग्लादेश से भाग करके बाहर आई है। इनका जो प्रमुख देवीय स्थान है वो अभी भी बांग्लादेश में है। अभी भी बड़ी संख्या में बांग्लादेश में मतुआ कम्युनिटी के लोग हैं। मतुआ कम्युनिटी के बहुत सारे लोग संसद में भी अब जाते हैं, विधानसभा में भी हैं। तो वो भारत में एक और बहुत सारे इलाकों में ऐसा माना जाता है कि लगभग 25 से 30 विधानसभा में और दो से तीन लोकसभा क्षेत्रों में इनका प्रभाव क्षेत्र है। ये डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं गायत्री जी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी मानी जाती है जी। ये क्या टेक्निकल लेकर गई थी ममता बनर्जी जो फॉर्म 7 के नीचे ये इतना बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रही थी कि मतलब पहले तो लोगों को भनक नहीं पड़ी, और फिर जब भनक पड़ी तो पता चला ये तो फेज 2 उलटने की कोशिश कर रही है पूरा का पूरा। जी। देखिए, ये केवल आप आज ये पता लगा है या जो भी ये डिस्क्लोज हुआ है फॉर्म 7 को लेकर के। अगर आप पूरे पूरे एसआईआर की बात करें तो हर स्टेप पर ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग कोई न कोई गेम दांव ऐसा खेल रहे थे कि उससे एसआईआर की प्रक्रिया प्रभावित हो, उससे उन लोगों का वोट कटे जो बीजेपी के वोटर थे, उससे वो लोग प्रभावित हो जो बीजेपी को नुकसान जिससे बीजेपी को नुकसान हो। तो ये मतुआ कम्युनिटी को लेकर के और फॉर्म 7 को लेकर के जो जो भी चीजें निकल करके आ रही हैं वो यही थी कि मतुआ संप्रदाय के लोग वोट उनका ना पढ़ने पाए, ना हो पाए या उनका वोट कट जाए। तो यही यही सारे तरीके थे और इसी सब गेम प्लान में लगी हुई हैं। चूंकि ये जो दूसरा फेज है इसमें ममता बनर्जी का प्रभाव, पिछले बार भी सीटें ज्यादा थी और अभी भी इस तरह की स्थिति है कि ममता बनर्जी डोमिनेट करेंगी बहुत सारे इलाके में। बीजेपी को यहाँ पर बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और
चूंकि पहले फेज में हिंसा की गुंजाइश नहीं हो पाई और हिंसा को रोका गया, लेकिन दूसरे फेज में हिंसा को रोकना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रभाव क्षेत्र ममता बनर्जी का है, उनके लोग ज्यादा हैं और विशेष रूप से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ज्यादा है, तो यहाँ पर हिंसा को रोकना एक बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर सूचनाएं आ रही हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे देख करके लग रहा है कि सरकार और इलेक्शन कमीशन की तैयारी तो है, लेकिन ममता बनर्जी की भी तैयारी को आप कम नहीं आंक सकते हैं। और ग्राउंड लेवल सारा पे। का सारा, जी जी, जी, ये सारा का बहुत सारा बड़ी। उसी प्रक्रिया कैसे मैं फॉर्म 7 के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को अब अपडेट करना चाहूंगी। फॉर्म 7 भरा जाता है जब कोई शिफ्ट हो गया, डेड हो गया, डुप्लीकेट है, इनएलिजिबल है, तो कोई रजिस्टर्ड वोटर, इफेक्टेड पार्टीज के एनीबडी कैन फाइल। और सिर्फ ये वही नहीं, प्रोसेस ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों है। वेरिफिकेशन होता है, फील्ड इंक्वायरी होती है, फाइनल डिसीजन बाय द इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ लिया जाता है। वेस्ट बंगाल में ये बहुत यूज किया गया वोटर्स को काटने के लिए या जोड़ने के लिए, दोनों। ममता बनर्जी गई, उन्होंने मटुआ कम्युनिटी के, देखिए मटुआ कम्युनिटी की अगर मैं बोलूं तो 30 लाख, 3 मिलियन वोटर्स हैं। और ये फेज 2 में 22 लाख तक का इनका नंबर है। ऑलमोस्ट 60 to 70% जो अभी मैंने मैप दिखाया था, ये इनका डोमिनेटेड एरिया वाला मैप है। लेट मी जस्ट स्विच द स्क्रीन। ये जो आप देख रहे हैं येलो, ऑरेंज, रेड, और 24 नॉर्थ 24 परगना में तो इनका पूरा का पूरा पकड़ है। ये 25 to 35 सीट्स पर इम्पैक्ट डालते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। बट 10 से 15 सीट को ये पूरा डिसाइड करते हैं। दे आर द किंग मेकर्स देयर। इसी वोट को कटवाने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हुई थी। टाइमली बीजेपी को पता चल गया, तो बीजेपी ऑल्सो स्टेप्ड इन एंड दे ट्राई टू सेव इट। कितना हुआ है वो खैर इलेक्शन के बाद पता चलेगा, पर ममता बनर्जी खुराफात से नहीं पीछे हटती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो जितना कर सकती हैं वो हर तरीके से करती हैं। सर, इसमें जब बीजेपी पहुंची तो काफी हद तक जो नुकसान होना था वो बचा ले गई हैं। बट इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वोटर्स को तो वापस ऐड करवा लिया था। बट यहाँ पर कई जगह से न्यूज आ रही थी कि बीजेपी के अच्छा खासा वोट एसआईआर में कटा है इसका। जी सर। देखिए गायत्री जी, इसको बहुत तरीके से समझिए। ममता बनर्जी जो खुद कर रही होती हैं, वही आरोप अपने विपक्ष पर वो लगाती हैं। वो वोट अपने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले लोग हैं, उनके वोट कटवा रही थी इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया में। और खबर ये फैला रही थी, अफवाह ये फैला रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उन वोटर्स को, या जो तृणमूल के नजदीकी वोटर हैं, या सीधे तौर पर कहिए तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके वोट जानबूझ करके काट रही है। तो जो काम वो खुद कर रही थी, वो बीजेपी पर उसका ठीकरा फोड़ रही थी, वो इलेक्शन कमीशन पर उसका ठीकरा फोड़ रही थी। अब इसको किस तरह से चेक किया है? बीजेपी ने चेक किया है, चुनाव आयोग के लोगों ने चेक किया है कि जो मतुआ संप्रदाय के वोट है, उनके वोट ना कटने पाए, और कितना बचा पाए हैं, कितना वोट काटने में कामयाब हो गई हैं। आप सही कह रही हैं कि ये चुनाव के परिणामों के बाद पता लगेगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मतुआ संप्रदाय को लेकर के बीजेपी और संघ के लोग लंबे समय से काम कर रहे थे, उनको जी। समझाने की कोशिश कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको इस मामले में नुकसान पहुंचा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन फैलाने में कामयाब हुई थी, इसीलिए वो प्रामाणिक जो लोकसभा के सांसद थे, 2019 में जीत के आए थे, उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया था, वो भी अपना चुनाव हार गए। इस बार का वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो उसी समुदाय से आते हैं, यंग नेता हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। और ममता बनर्जी को आप अगर कोई भी व्यक्ति उनका, और स्पेशली उनका अपोनेंट, अगर उनको अंडर एस्टिमेट करता है, तो इससे बड़ी बेवकूफी या इससे बड़ा मिस कैलकुलेशन, मिस जजमेंट कोई नहीं हो सकता है। किस समय ममता बनर्जी आपको डिसीव कर जाए, फॉक्स कर दें, ये आप नहीं समझ सकते। कल जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, तब तक चुनाव आयोग अगर चौकन्ना नहीं रहेगा, तो ये निश्चित तौर पर मुश्किल वाली स्थिति होगी। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें कही जा रही है। और इसीलिए जब आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा आपने कि अमित शाह लगातार मेहनत कर रहे हैं, वहां डेरा डाले हुए हैं, इसलिए अमित शाह जानते हैं वो ममता बनर्जी के का जो मोटस ऑपरेंडाई है, उसके बारे में उससे परिचित है, वो झेल चुके हैं कई बार, कई चुनाव में।
तो इसलिए वो लगातार डटे हुए हैं और मुझे लगता है कल वोटिंग के बाद ही वो वहां से हटेंगे। जी। जी। अब मैं थोड़ा-सा डाल देती हूँ क्यों मथुरा के बारे में इतनी बात हो रही है और सभी हर कोई बात कर रहा है। देखिए, जो नॉर्थ 24 परगना है, ये सबसे कॉन्सन्ट्रेटेड क्योंकि अभी जो जैसे मैप को मैं मूव भी कर रही थी, जितना डार्क कलर है, उतना ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन है। ये देखिए 24 नॉर्थ परगना में सबसे ज़्यादा इनका यहाँ पे 8 सीटों के ऊपर दे आर द किंग मेकर्स। मतलब जिधर वो वोट कर देंगे उधर बोंगाई नॉर्थ, बोंगाई साउथ, गायघाटा, बगदा, अशोकनगर, हबरा, देगंगा, मीना खान, ये 8 सीटों के ऊपर ये राज करते हैं। मतुआ कम्युनिटी नादिया की तरफ चले जाइए, मेजर बेल्ट, यहाँ पर भी इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। रानाघाट नॉर्थ ईस्ट, रानाघाट नॉर्थ वेस्ट, कृष्णगंज, हरिंगघाटा और छपरा, ये जो 5 सीटें हैं नादिया की, इसके ऊपर भी ये किंग मेकर्स है। उसके बाद भी इनका 35% इम्पैक्ट अगर एक कम्युनिटी किसी को वोट कर देती है, सो दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। साउथ परगना में भंगर इनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। नॉर्थ दिजनापुर, मालदा, ये सब पे लो है, बट बाकी का जैसा कि मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, बसंती, कोसबा पे लो है, बट मीडियम है। कैनिंग ईस्ट, कैनिंग वेस्ट, शांतिपुर, कालीगंज, तेहाटा, काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। और इसी के वोट कटवाने के लिए ममता दीदी पहुंची हुई थी चुपचाप। उनको लगा कि बीजेपी सो रही है, नहीं, बीजेपी मुझे लगता है इस बार सबसे ज्यादा जगी हुई है। शायद 24 के इलेक्शन में भी सर उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी मेहनत उन्होंने इस बार वाले इलेक्शन में, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में कर दी है। दे हैव नॉट वर्क दैट हार्ड इवन इन आई थिंक 24 इलेक्शन। दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल 2024 के चुनाव में उनको ये लग रहा था कि सारे लोग अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, वहां के लोग लड़ लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आप वहां के लोगों को अगर आप अकेला छोड़ दीजिएगा तो वो नहीं लड़ सकते हैं। उसका कारण ये है कि वहां पर वॉयलेंस जो है वो डोमिनेट करता है। वहां चुनाव सामान्य नहीं होते हैं। अ, मतलब आप ऐसे समझिए कि जो चुनाव में हिंसा के से मौत का रिकॉर्ड जो है वो 58-59 का है एक चुनाव में। इस बार पहले फेज में शांतिपूर्ण हुआ है, एक दो लोगों की पिटाई हुई, अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन अब तक मौत का मामला नहीं आया है। नहीं तो चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा का तांडव चलता है और वो तांडव सरकार के, पुलिस के संरक्षण में चलता है और उसको ही रोकने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके कई सारे कारण, कई सारे प्रभाव हैं। पहला तो ये कि लोग वोट करेंगे, वोट करने जाएंगे, निर्भय होकर के वोट करने जाएंगे। दूसरा ये है कि उससे प्रभाव पड़ेगा, महिलाएं जो हैं वो निकलेंगी और ये जो फर्जी वोट पड़ता है उसको रोका जाएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जाता है। जब आप प्रशासन चौकन्ना रहेगा तो लोग घर से निकल के वोट करने जाएंगे। तो कम से कम 3 ये मोटा मोटी चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण भी हैं और काम करेंगी अगर सरकार इस बार लगी हुई है कि इस बार प्रशासन को, पुलिस को और पैरामिलिट्री को सब जगह चाक चौबंद किया गया है। जी। जी। मोदी जी ने मतुआ कम्युनिटी को रिझाने की कोशिश तभी से शुरू कर दी थी जब वो जब वो बांग्लादेश गए थे, सॉरी, बांग्लादेश में जब वो माता देवी के मंदिर गए, जो कि सबसे बड़ा मंदिर है मतुआ समुदाय का, बांग्लादेश में आता है। दूसरा जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है जो मतुआ कम्युनिटी को बहुत इम्पैक्ट करता है, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो मतुआ कम्युनिटी के ज्यादा है। दे आर प्रिडोमिनेटली फ्रॉम दैट कम्युनिटी। तो उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और जिस तरीके से आरएसएस ने, बीजेपी ने यहाँ पर डट कर काम किया, आई थिंक वो काबिले तारीफ है। सो लेट्स सी, कल शाम तक बहुत सारी चीजें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो ठप्पा लगना है वो तो 4 मई को लग ही जाएगा। सर आपको क्या लगता है, इधर आपने पूरा जीवन जर्नलिज्म को दिया, यहाँ पे अभी इस वक्त किस तरीके का रुझान है इस पूरे फेज 2 के अंदर, एंड स्पेशली द मंतुआ बेल्ट? जी। देखिए गायत्री जी, मुझे लगता है कि बीजेपी को ये मालूम था कि उनको जो कुछ करना है वो फर्स्ट फेज में करना होगा। इसीलिए जब फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हुआ तो अमित शाह ने कहा कि यहाँ हम 110 सीट के आसपास जीत रहे हैं। सामान्य अनुमान यह है कि 95 से 110 के बीच बीजेपी वहां जीत रही है, 152 में।
उनको ये मालूम था कि सेकंड फेज टफ है, लेकिन सेकंड फेज में पिछले चुनाव जैसा नहीं होने वाला है। इस बार बीजेपी वहां इंप्रूव करेगी। मतुआ संप्रदाय का जो परफॉर्मेंस या उनका जो वोट था 2024 के चुनाव में, उससे बेहतर बीजेपी पोल करेगी। और डर के कारण जो बहुत सारे लोग वोट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी सीटें ऐसे ही तृणमूल के पास चली जाती हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के को अगर अपने दृष्टि से बीजेपी देखे, तो बीजेपी के परफॉर्मेंस में सेकंड फेज में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा बीजेपी के दृष्टिकोण से। मैं ओवरऑल दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के दृष्टिकोण से सेकंड फेज में भी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा। और ओवरऑल मैं अपना असेसमेंट जो है, मुझे लगता है, मैंने जो लगातार मैं संपर्क में हूं, मैं आरएसएस के उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जो वहां ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, और नहीं 2 साल 2.5 साल से पहले से काम कर रहे हैं, और उन जगहों पर काम कर रहे हैं जहां पर किसी भी समय उनको मार दिया जा सकता है, इस तरह के उस पर काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो छिप के बिना नाम बताए काम कर रहे हैं किसी दूसरे उसमें। तो ये सिचुएशन है, और उसके लिए कारण सिर्फ यही है कि अगर इस तरह से काम नहीं करेंगे, तो पश्चिम बंगाल का हाल बावजूद इसके कि वो भारत का हिस्सा रहेगा, बांग्लादेश जैसा ही हो जाएगा। आप धमकियों को देख करके अंदाज लगा सकती हैं कि पश्चिम बंगाल का क्या हाल है, जिस तरह की धमकियां वहां एक के आप बाद एक, आप जो लोग फेस जो जो लोग आप फेस संविधान की सॉरी शपथ सॉरी ले प्लीज चुके हैं, सर। वो ऐसी बात सो सर, बस इतना ही जी। जी फेज 2 में आप कितना, आपके हिसाब से कितने नंबर्स लेकर आ रही है बीजेपी, जो अभी तक है, कल तो वोटिंग का दिन है, आपको कितने नंबर्स लाती हुई दिखाई दे रही है? फेज 2 में मैं 40 से 50 के बीच मान रहा कंजर्वेटिव हूँ। रहेगा। वो 60 भी हो सकता है, एंड आई विश आई एम रॉन्ग, आई विश आई एम रॉन्ग। जी, कंजर्वेटिव फिगर वो 40 से 60 से 50 है। ऊपर का। जी जी। जी 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 थैंक यू सो जी। मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।